में भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता में आए, अगर आप उस एजेंडा फॉर अलायंस को पढ़ लें, आप सिर पी लेंगे। उसने कहा था शरिया लागू होनी चाहिए कश्मीर में, उसने कहा था पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उसने कहा था हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए, उसने कहा था 370 को यथावत बनाए रखना चाहिए, संविधान की तरफ आंख भी उठा के मत देखिए, इन विशेष प्रावधानों की तरफ, इन रियायतों की तरफ, इन अपवादों की तरफ। लिखवा के ले लिया था उसने भाजपा से। और इतना सब करने के बाद भी जब भाजपा डोरमैट हो गई कि चलिए हम आपको तश्तरी में रख के सत्ता देते हैं, उसके बाद भी उनकी नाक वो कीचड़ में रगड़ती रही। जब फौजियों पर एफआईआर करती थी, जब मसर्रत आलम को बिना वजह 1 हफ्ते के अंदर उसने छोड़ दिया सत्ता में आते ही, जब आसिया अंद्राबी को इजाजत दी कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाइए, उसने वीडियो जारी किया था गाय काटते हुए ईद पर कि हम ऐसे ईद मनाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं की। खंजर में खून टपक रहा था और पीछे गाय तड़प रही थी, ये वीडियो बनाया था उसने। उसने कश्मीर की श्रीनगर में जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, पुष्पेंद्र जी, 25 साल में इस देश ने वो दृश्य नहीं देखा था। 1990 तक में जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, ये दृश्य नहीं देखा था कि गीलानी को दूल्हे की तरह एयरपोर्ट से एक रैली में लाया गया, और वो रैली एक एक जुलूस में लाया गया, और वो जुलूस एक रैली में बदल गई श्रीनगर पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने, और उसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, और हमारे सुरक्षा बल देखते रहे, ये राज्य व्यवस्था, ये देश देखता रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इन्होंने सिला दिया उस पार्टी को जो कंधों पे बिठाकर इनको सत्ता में लेके आए एजेंडा फॉर अलायंस में। और उसके बाद फिर जब घड़ा भर गया, थू थू होने लगी, लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, और इनको लगा कि हम चुनाव उनाव नहीं जीत पाएंगे अगर यही चलता रहा, तो इन्होंने उससे अपना समर्थन वापस लिया। और एकमात्र गलती अगर मोदी जी ने आज तक कोई स्वीकारी है अपनी, सार्वजनिक रूप से कहा, क्योंकि आपको याद होगा 2019 का चुनाव जब लड़ रहे थे वो, तो एक महागठबंधन बना था, उसमें अखिलेश और मायावती एक साथ हो गए थे, ममता, ये सब इकट्ठे हो गए थे हराने के लिए। तो उसको मोदी जी ने महामिलावट का नाम दिया था उस महागठबंधन। तो किसी पत्रकार ने बड़ा जिगर दिखाया, साहब पूछा, मोदी जी अगर ये महामिलावट है तो जो कश्मीर में आपने पीडीपी के साथ किया वो क्या था? तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया, वो हमारी महामिलावट थी। तो उन्होंने माना, एकमात्र गलती उन्होंने स्वीकार की कि हमने कश्मीर में गलती की, कि इन लोगों को हमने पाला पोसा, सत्ता दी। आज आप क्या देख रहे हैं? मैं अभी एक शो में था, तो भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा, अरे इन लोगों को तो आईना दिखाने का काम कश्मीर के अवाम ने किया है। मैंने कहा, अगर कश्मीर का अवाम भी इन लोगों को आईना दिखा रहा है, तो आप इनके लिए लाल कालीन बिछाने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? आप इनको न्योते क्यों दे रहे हैं? जिनको कश्मीर के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, अगर वो वहां तिरस्कार पाते हैं, तो आपके यहां वो आवभगत क्यों पा रहे हैं? जिनको आपने संसद में खड़े होकर के कोसा, आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि इन्होंने देश के पैसे का गबन किया, कश्मीर के विकास में रोड़ा बने, कश्मीर को जिहाद के हवाले किया, आतंक के साथ आंख मिचौली खेली, जिम्मेदार ठहराया इनकी पीढ़ियों को जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया है, वहां की अव्यवस्था के लिए, वहां के आतंक के लिए, वहां की रक्तपात के लिए। तो फिर आज क्या मजबूरी है? पुष्पेंद्र जी, ये वही सारे मुख्यमंत्री जो बुलाए गए हैं ना, बाप बेटे मुफ्ती, ये सब, जब पुलवामा में हमारे भाइयों, हमारे बेटों के 40 लोगों के चिथड़े उड़े थे, ये उस शहर में थे, इनके घुटने टूट गए, ये इनके ताबूतों के ऊपर फूल चढ़ाने नहीं आए। हमारे गृह मंत्री दिल्ली से गए थे उनके शवों को रिसीव करने और उनको अपने अपने घरों में भेजने, ये उस शहर में बैठे थे
इन नामुरादों से ये नहीं हुआ कि चल करके जाएं। ये कश्मीर की रक्षा के लिए गए थे ना हमारे जवान 40। ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे, ऐसे लोगों की खातिर करेंगे, ऐसे लोगों को आप फिर से महिमा मंडित करेंगे? अरे आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, आप अपने नाम पर बट्टा लगाना चाहते हैं, आप पार्टी के नाम को कीचड़ में घसीटना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप करें। लेकिन जब आप एक देश की सरकार चला रहे हैं तो आप इस देश के गौरव के रक्षक के रूप में एक जिम्मेदारी पर हैं। इस देश को नीचा दिखाने का जो काम करता है उसकी आप आवभगत इस देश के प्रधानमंत्री निवास में नहीं कर सकते। आप ये करने जा रहे हैं तो फिर क्या फर्क है आप में और उस मनमोहन सिंह में जिसने यासीन मलिक को नाश्ते पे बुलाया था और फोटो खिंचवाए थे उनके साथ? क्या फर्क है? किस मुंह से आप इनकी आलोचना करेंगे? किस मुंह से आप इन पर ताने मारेंगे? किस मुंह से आप इनका तिरस्कार करेंगे? आपकी बात में कोई वजन है कि नहीं है? उसकी कोई कीमत है कि नहीं है? आपकी ना हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात की कोई प्रामाणिकता है कि नहीं है? यह सवाल आज इस देश को पूछने पे मजबूर होना पड़ेगा। किसके हाथ में यह देश सौंपा है और इस देश की मर्यादा सौंपी है और इस देश का सम्मान सौंपा है? किसके हाथ में? सुशील भाई, मैं एक बात इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि इस आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप सिवाय राष्ट्र के अलावा किसी विचारधारा पार्टी और किसी संगठन से नहीं जुड़े। ये आखिर कौन सी ऐसी हिडन ताकत है, अनसीन पावर है, इनविजिबल शक्ति है कि सक्सेसिव सरकारें इन्हीं मुनाफिकीन और मक्कारों को बुला करके कोई गले मिलता है, कोई चाय पे बुलाता है? ये क्या वजह है कि कौन सा डर है कि यही 10-15 मक्कार पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, यही आते हैं और यही भारत को गाली देते हैं, इनका सब सारे मैं देखता हूं सारे गुनाह ये करते हैं और उसके बाद इनको जगह मिलती है प्रधानमंत्री निवास में, इनसे बराबर का दर्जा देके बात की। वो कौन सी इनविजिबल शक्ति है या कौन सी मजबूरी है दिल्ली की? चलिए पहले था कि साहब एक सरकार थी, उनके कश्मीरी लिंक थे, तमाम सारी, अगर अब तो कहां कश्मीर और कहां गुजरात? तो भाई अब तो कोई लिंक नहीं है, तो फिर कौन सी मजबूरी है? मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा। काफी सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई सरकारें क्यों इनको बुलाती हैं? भाई उनका तो कसूर है, वो तो ओपन कार्ड है, वो कहते हैं कि हम गद्दार हैं, हम भारत के आइन को नहीं मानते, हम ये नहीं कर, लेकिन भारत की ताकत की कौन सी कमजोरी है जिस वजह से वो बार बार आते हैं? और तो उनका कसूर नहीं है, कसूर इनका है जिनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, जिनको हमने ताकत दी, जिन पे हम कोशिश करते हैं, जिन पे ये मानते हैं कि भाई ये जो बात करेंगे भारत का गौरव ऊपर होगा, जो आपने बात। लेकिन मैं उस शक्ति को नहीं समझ पा रहा। वो इनविजिबल कौन सी ताकतें हैं जो बार बार सत्ता के लोगों को वही बात करनी, साहब ये अच्छे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, अब किसे हम ये करेंगे? तो ये मैं मुझे इस पे जरा सी रोशनी डालें। जी आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया। जब तक ये सत्ता में नहीं थे तब तक तो ये हमको फरमाते थे कि क्या करना चाहिए कश्मीर में, ये सिखाते थे ना पूरे देश को कि हम अगर आएंगे तो हम ऐसे करेंगे और हम वैसे करेंगे। गाने गा गा के सुनाते थे ना, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वैसा नहीं होने दूंगा। तो भाई अब ये आप कैसा होने दे रहे हैं? अच्छा, लोग कहते हैं कि देखिए साहब इनके पास बहुमत भी है। पहले कहते थे गठबंधन की सरकारें हैं और उस सरकारों की मजबूरियां होती हैं और उस मजबूरी में ममता क्या ना कराए, समता क्या ना कराए, जयललिता क्या ना कराए, करना पड़ेगा। अब तो वैसी भी कोई मजबूरी नहीं है। कोई कहे कि साहब आपकी पूंछ उमेटने के लिए कोई अमेरिका बैठा है या कोई चीन बैठा है, आप तो साहब सबको औकात दिखाने के काबिल हैं, आपने तो दिखा भी दी है, आपको कौन छेड़ सकता है? तो कुल मिला के आप जो कुछ फैसले कर रहे हैं आप खुद कर रहे हैं, या फिर आपने अपने आसपास ऐसी टोली पाल रखी है, खुद चुन चुन के ऐसे लोग इकट्ठे किए हैं जो आपको यही पट्टी पढ़ाते हैं सुबह से शाम तक और आप उनके कहे के हिसाब से कर देते हैं। या तो आपने दल में, मुझे तो नहीं लगता कहीं विमर्श दिखता हो, आपकी कैबिनेट में कहीं विमर्श दिखता हो,
आपके मंत्री, आपके जितने भी परामर्शदाता हैं, सार्वजनिक रूप से वो तो आंखों से ओझल है, किसी को पता भी नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी विषय के ऊपर एक सार्वजनिक विमर्श करे। आपका पूरा का पूरा सिस्टम, उसके सूर्य आप हैं, उसी के इर्द गिर्द सब घूमता है, और वो बिल्कुल इनविजिबल होकर के, अदृश्य होकर के घूमता है। ना उसकी आवाज आती है, ना वो दिखाई पड़ता है। आपने ऐसा तय कर रखा है, तो फिर आपके और निर्णयों के बीच में कोई बफर भी नहीं है जिसको आप आरोपित कर सके, साहब ये गृह मंत्री है, इसने फैसला लिया था, या ये रक्षा मंत्री है, इसने फैसला लिया था, या ये वित्त मंत्री है, इसने फैसला लिया था। आपने इस लायक किसी को नहीं छोड़ा है। तो फिर घूम फिर करके बात आप ही पर आएगी।